हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाइन इमिग्रेशन पॉडकास्ट। तो पिछले कुछ एपिसोड्स में हम कनाडा के बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करते आ रहे थे, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, ट्रैफिक रूल्स, वाटर एंड एयर क्वालिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट एटसेट्रा, जिन्हें आप आज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, करप्शन, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे साथ सीईओ ऑफ पाइन इमिग्रेशन डॉक्टर रवि गर्ग। वेलकम रवि सर। Thank you very much for having me. सर, तो पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि कनाडा बड़ी क्लीन कंट्री है, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कंट्री है, तो बाकी ये सच है क्या? वहाँ पे करप्शन नहीं होती? बिल्कुल। और आपको याद होगा नेहा, हमने पहले किसी एपिसोड में बात की थी कि मैंने कहा था कि कनाडा में अब भी राम राज है। जी 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 जबकि इट इज सो अनफॉर्चुनेट टू से कि इंडिया में हम बोलते हैं कि घोर कलयुग है। मेरे बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। और एक खास बात ये आपके क्वेश्चन से मुझे याद आ रही है कि हम बात करते हैं चाय पानी, जी जी सर। दूसरा पार्टी साटी, जी सर। तीसरी बात हम सुनते आए अंडर द टेबल। यस सर। ये वर्ड्स कनाडा में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। और वहाँ का जो गवर्नेंस है और पब्लिक सिस्टम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ज़्यादातर तो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं और अनबाइस्ड, बिल्कुल सिस्टमैटिक, बिल्कुल तरीके से काम उनका है सारा। और इसी वजह से देखिए, जो आपने बात की एयर क्वालिटी, जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही लो है, का मतलब एयर बहुत प्योर है, वाटर क्वालिटी है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक जो गवर्नमेंट की सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसमें खास बात यही है कि देखिए, ये जब करप्शन जहां पर है वहां मैल इंटेंशन है। बिल्कुल। और ये हमने तो खैर बहुत ही देखा हुआ है, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, मतलब हमें ये पता नहीं लगता कि फाइल में एक्चुअल में कमी कहाँ है। बिल्कुल सर। तो वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई कमी है, किसी चीज की, डॉक्यूमेंट की कमी है, कोई जरूरत है, तो उसको गाइडेंस दी जाती है ऑफिस में। और ना देखिए, यहाँ पर तो खासतौर पे जैसे वहाँ के पुलिस सिस्टम, जैसे हमने ट्रैफिक रूल्स की बात की, जितने भी ट्रैफिक रूल्स है, और मैं उससे याद करता हूँ कि यहाँ पर मैंने 2006 में मैं कनाडा गया था एज परमानेंट रेजिडेंट, और उससे पहले बहुत साल मैंने यहाँ पर कार चलाई, हाईवे पर भी जी। और 2006 के बाद से आप हैरान होंगे कि इंडिया में मैं लोकल थोड़ी बहुत चलाता हूँ, लेकिन हाईवे पे मैं आज तक कभी कार नहीं चला पाया, क्योंकि वही है कि कोई पता नहीं कि कौन सा बंदा जो है वो रूल तोड़ के कहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल। और रूल्स तो है ही नहीं इनफैक्ट इंडिया में, और वो यही है कि बड़ा इजी है रूल्स तोड़ना, तो वो यही एक जिसको अपने का बहुत बड़ा मुद्दा है। जी सर। तो और खास तौर पे देखिए, CPI जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से जो खास इंडेक्स तैयार होता है कि किस कंट्री में कितनी करप्शन है, कौन सा कंट्री कितना करप्शन में क्लीन है जी। वो ये कि इंडिया जो है कम्स ऑन 96th पोजीशन आउट ऑफ 180, और कनाडा कम्स ऑन 15th नंबर, USA कम्स ऑन 28th पोजीशन। ह्यूज डिफरेंस सर। बिल्कुल ह्यूज डिफरेंस। तो मतलब ये है कि 180 कंट्रीज में से कनाडा जो है 15वें नंबर पर आता है ऑनेस्टी में और जेन्युइननेस में, ट्रांसपेरेंसी में। तो एक वो जो 96 और 15 जो है वो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट देखिए, या तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि मैं 2006 से वहाँ हूँ, मैंने कभी देखी नहीं जी। कहीं पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी पुलिस या किसी और डिपार्टमेंट में, कोई भी बड़े से बड़े काम या छोटे से छोटे काम के लिए मैंने कभी रिश्वत दी ही नहीं। सो ये जो है बिल्कुल सही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन नाम की चीज वहाँ है ही नहीं। तो सर, अगर कोई इंडियन इमिग्रेंट कनाडा जाता है तो पहला उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है? मतलब उसे डेली लाइफ में भी ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी फील होती है?
बिल्कुल, जैसे मैंने सारी डिटेल दी आपको पिछले क्वेश्चन में आपके। अनबाइस्ड सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ का सिटीजन है, पुराना रेजिडेंट है या बॉर्न इन कनाडा है तो उसके साथ ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी होगी, और न्यू इमिग्रेंट जाता है तो उसके साथ बायस्ड बिहेवियर का मतलब कुछ अलग से होगा, ऐसा कुछ है नहीं। और पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, और कुछ किसी भी तरह का बायस्ड सिस्टम ना होने का मतलब ये है कि बल्कि वो जो न्यू इमिग्रेंट जाते हैं वहाँ पर मल्टीकल्चरल सोसाइटी और बहुत सारे कंट्रीज, अबाउट 150 कंट्रीज से, बहुत सारे कंट्रीज से न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा जाते रहते हैं, वहाँ का रूटीन है। और स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, वर्क परमिट पे जाते हैं, और पीआर होके जाते हैं, तो वहाँ बैंक्स हैं, बाकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो सब जो हैं बहुत कोऑपरेट करते हैं। एक रूटीन है कि न्यू पर्सन किसी और कंट्री से कनाडा में, या ये कहते हैं कि हमारे कंट्री में आया है, उसे एडजस्ट करना है, उसे वहाँ के सिस्टम में एब्जॉर्ब करना है, और उसको जो है सिस्टम में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करनी है। बिल्कुल सर। तो उनको गाइड किया जाता है और कोऑपरेट किया जाता है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे मैंने बोला कि सारा सिस्टम ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट है, और खासतौर पे वही कि जैसे यहाँ चलता है कि या पैसा या सिफारिश से काम होते हैं, और अच्छी चीज ये है कि, और नेचुरली इन्हीं चीजों को सुनकर इतनी पॉपुलैरिटी है कि वहाँ पर इस तरह की कोई बनावटी या गलत तरह का सिस्टम है ही नहीं। तो उन्हीं चीज़ों को और ऑनेस्टी को सुन के ही लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं कनाडा से, और वहाँ जाते हैं, और वही अगेन के डंकी दवा के समझ लो इवन के कितना बड़ा रिस्क लेके वहाँ जाते हैं सर। बिल्कुल सर। और वही है कि क्योंकि बायस्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि एक को जॉब मिल जाएगी, दूसरे को टैलेंट और स्किल्स होने के बावजूद नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। और किसी को तरक्की मिलेगी या रिजर्वेशन है या और इस तरह का कुछ है कि गलत तरीके से उसको प्रमोशन कर दी जाएगी। तो जिसमें टैलेंट है, जो मेहनती है, जो ऑनेस्ट है जी, ये खास क्वालिटीज हैं जो ऑनर की जाती हैं, और ना पैसा ना सिफारिश, और जेन्युइननेस को जो है तवज्जो दी जाती है जी। और अनबायस्ड बिहेवियर के चलते इमिग्रेंट्स को बहुत कोऑपरेशन और डेफिनेटली यहाँ के मुकाबले में तो खास तौर पे, जैसे अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक स्टूडेंट को जब भेजा जी, तो मैंने मेरे नोन थे तो उनका फोन आया, तो मैंने उनसे बोला कि आपको कैसा लगा जाके, कहते जी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कुछ डिफरेंस फील किया? तो बोलते हैं कि अभी तो जी मैं नहीं आई हूँ, अभी मैं गई नहीं बाहर। तो मुझे मजाक सूझा, मैंने कहा अगर डिफरेंस आपने देखना है तो एक काम करना कि वहां पहले तो रेड लाइट क्रॉस कर देना, अपने रिलेटिव के साथ जाओगे पहले तो रेड लाइट क्रॉस करना, और अगर कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो उसको $100 हाथ में देना। मतलब ये सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर। आई कैन नॉट इवन थिंक कि वहां पर पहली बात तो रेड लाइट या कोई रूल तोड़ने की बात सोचते नहीं, और अगर चलो ऐसा कुछ हो गया गलती से तो पुलिस को तो हम समझ लो कि कांप जाते हैं। एक बिग क्राइम है इस तरह से ब्राइबरी देना, जो कि इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि इन मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में ये तो एक आम चीज है। बिल्कुल सर। सर अगर कनाडा में करप्शन इतनी कम है तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? मतलब कनाडा ने कैसे अचीव किया इतना क्लीन सिस्टम? मैं समझता हूँ इसके पीछे दो रीजंस हैं, एक अकाउंटेबिलिटी और एक एजुकेशन। गवर्नमेंट ने अकाउंटेबल होने के लिए गवर्नेंस को ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटलाइज कर दिया है, का मतलब सारा सिस्टम मोस्टली ऑनलाइन है और मैनुअल इंटरफेरेंस बहुत ही कम है। जी। और दूसरा जो एजुकेशन है उसमें पीपल आर अवेयर एंड वो खुद ही इंटेग्रिटी पे बहुत ही बिलीव करते हैं, और अगर कोई अनफेयर प्रोसेस देखते हैं, कुछ गलत इस तरह का काम देखते हैं जी, तो वो रिपोर्ट करना अपना फर्ज समझते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से गवर्नमेंट और सिटीजन्स में बहुत ही अच्छा फेथ लेवल जो है बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सर। और ये दोनों ही बहुत मेन पॉइंट्स हैं सर। बिल्कुल
सर अभी राइट नाउ मेरे दिमाग में ना ऐसी 3 चीजें आ रही हैं जो मेरे को लगता है कि बहुत आम है। पहली चीज तो हो गई सर जो प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो जाता है, जिन्हें तो मैं खुद भी अभी सर देख रही हूँ, मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे लाइक रेंट पे कोई रहने आया तो वहीं कब्जा करके बैठ गए। दूसरी चीज सर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की खरीदारी है उसमें भी रिस्क बहुत हाई रहता है। एंड सर तीसरा जो यहाँ पे अच्छे लेवल पे जो प्रोफेशन है सर, हाई लेवल प्रोफेशन होते हैं, उनमें भी बहुत डिसऑनेस्टी देखने को मिलती है सर। तो कनाडा में इस सब का कैसा सीन है, मतलब क्या होता है वहां पे, किस तरीके से चलता है? देखिए, ये नियत की बात है, इन तीनों चीज़ों की बात लगाएं या और बहुत सारी बातें हैं ऐसी डिसऑनेस्टी की सोसाइटी में। जब इंटेंशन है का मतलब जब ऑनेस्टी है और करप्शन नहीं है, तो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स लगा लो या किसी भी अथॉरिटी पे बैठे हुए ऑफिसर्स जो हैं, वो जब करप्शन नहीं करते तो उनके दिमाग में ये होता है कि कैसे पब्लिक को सर्विसेज दी जाए, कैसे सर्विसेज क्लीन हो का मतलब पब्लिक को, सिटीजन्स को, लोगों को तकलीफ ना हो और उनकी लाइफ में शांति हो और सपोर्ट हो, और कहीं भी उनको तकलीफ आए तो कैसे वो सॉर्ट आउट हो जाए बिना किसी हैसल के। तो उसमें जैसे आपने बात की कब्जा करने की, तो उसमें कोर्ट में केस अगर चला जाए तो जल्दी से वो निपट जाता है। रूल्स ऐसे बनाए गए हैं, लॉ ऐसा है। इंडिया की बात करें तो मेरी भी ऐसी नॉलेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सालों से कब्जा किया और लोगों ने, और उसमें यही कि ऑनर जो है वो कोर्ट में चला जाएगा, फिर तारीख पे तारीख चलती रहेगी, का मतलब 10, 15, 20 साल चले जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल बाद क्या होगा कि टेनेंट को जो है किराया देना पड़ जाएगा कि जी नहीं, आप केस जो है हार गए हो, और टेनेंट जो है ही इज़ सपोज टू डिपॉजिट ऑल द रेंट। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इतना सारा रेंट एक्यूमुलेट हो जाता है कि वो अगर नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टियों को कुर्क करना पड़ता है, उसको अटैच करना पड़ता है। वो भी एक हैसल है कि अगर कोर्ट टेनेंट को बोल दे के किराया देना है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाए, इट्स नॉट ईजी। बड़ा पहले तो बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा और उसके बाद उससे पैसे लेना भी एक नई प्रॉब्लम है। तो वहां पर ऐसा नहीं है, फटाफट जब 6 महीने साल के अंदर मान लें कि डिसीजन हो गया तो ज़्यादा रेंट भी एकोमोडेट नहीं हुआ और इतने टाइम के लिए कब्जा करके फायदा भी नहीं है, तो वो सिस्टम ही ऐसा बनाया गया। बिल्कुल सर। दूसरा, जैसे आपने बात की कि प्रॉपर्टीज खरीदने में बहुत रिस्क है इंडिया या और भी कई कंट्रीज में, उसमें भी उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि जो रियल्टर है, प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्कुल सर, वो बीच में इन्वॉल्व होंगे, और जो परचेजर है जिसने पैसे खर्चने हैं, वो जब सौदा हो जाएगा उसके बाद वो पैसे जो है वो अपने लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में, हर प्रोफेशनल जो है, क्या इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, दे आर सपोज टू हैव अ ट्रस्ट अकाउंट, का मतलब जिसमें उनकी क्लाइंट्स की मनी जमा होगी टेम्परेरी तौर पे जी। और इस केस में प्रॉपर्टीज में जो है वो लॉयर जो लिखित पढ़त करके टाइटल जो है वो परचेजर के नाम पे ट्रांसफर करवाता है। वो परचेजर जो है वो पैसा अपने लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में डालेगा, और जब उसके नाम पे टाइटल हो जाएगा, प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगी, एंड द लॉयर इज कन्विंस्ड के परचेजर जिसने पैसे खर्च किए उसको सही तरीके से उसके नाम पर प्रॉपर्टी हो गई है, तो वो अपने ट्रस्ट अकाउंट से सेलर के लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में डाल देगा। ओके। और सेलर जो है अपने ट्रस्ट अकाउंट से, जब वही अगेन के व्हेन इट इज क्लियर के जो सेलर की प्रॉपर्टी परचेजर के नाम पे सही सलामत होगी, तो सेलर का लॉयर जो है सेलर को मनी ट्रांसफर कर देगा। ओके। सो लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्लीन डील, का मतलब सही सलामती ये हो जाए, तो परचेजर सेलर इनको ऐसा, मतलब ये प्रॉपर्टीज परचेज सेल के मामले में इस तरह का कोई रिस्क कभी देखने में आता ही नहीं है। और अगेन कि ये दो लॉयर्स की मैंने बात की, परचेजर का या सेलर का, तो वो भी कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड कैसे हैं? जैसे आपने तीसरी बात की कि बड़े अच्छे हाई प्रोफेशनल्स भी
जो है डिसऑनेस्टी उनमें देखी गई है बिल्कुल कि सर। क्लाइंट से डिसऑनेस्टी कर लेते हैं या ठीक तरह से बिहेव नहीं करते, या एक कम्युनिकेशन की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्लाइंट अपने लॉयर से बात करते हैं कि केस का क्या बना या जी। कौन सी तारीख हुई या कुछ, तो वो किसी भी उनके क्वेश्चन का ठीक तरह से जवाब नहीं दे, डोंट कीप देयर क्लाइंट्स अपडेटेड अबाउट देयर केस मैटर। तो ये कम्युनिकेशन की क्लाइंट बातचीत करना चाहता है तो जी। वो लॉयर्स या और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, वो ठीक तरह से जवाब नहीं देते। इसके लिए या कोई भी प्रोफेशनल ठीक तरह से काम नहीं करता। तो कनाडा में क्या है कि रेगुलेटिंग बॉडीज बनाई हैं उन्होंने। ओके। जैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट की बॉडी है CICC, जी। कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। ये बॉडी है, उसमें कुछ मेंबर्स, CICC के मेंबर्स उसमें जो बॉडी में होते हैं, जो कंप्लेंट वगैरह की जो वहाँ की रेगुलेट करने वाली बॉडी है, कुछ ये मेंबर्स, कुछ आउटसाइडर्स होते हैं। ओके। वो एक टीम होती है, कमेटी होती है। तो उसमें अगर कोई प्रोफेशनल ठीक तरह से कम्युनिकेशन का जवाब नहीं देता क्लाइंट की, या उससे डिसऑनेस्टी करता है, कुछ गलत काम कोई भी करता है, अनएथिकल, अनप्रोफेशनल जिसे बोलते हैं, काम करता है, तो उनकी जब कंप्लेंट होती है तो वो रेगुलेटिंग बॉडी की कमेटी, जिसको मैंने बताया डिटेल में, वो सारी जांच करती है, चेकिंग करती है, और एनफोर्समेंट का मतलब उस पर एक्शन लिया जाता है। ओके। और हैवी फाइन्स भी कर सकते हैं। करेक्शन का मतलब क्लाइंट को अगर कोई नुकसान हो गया उसको भरपाई की जाती है। और अगर कोई बिग प्रॉब्लम है, अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, या इस तरह की गलत काम किया गया है, डिसऑनेस्टी की गई है जी। प्रोफेशनल के द्वारा, तो उसकी उस बॉडी से मेंबरशिप जो है वो कैंसिल, सस्पेंड हो सकती है या रिवोक हो सकती है, मतलब कैंसिल हो सकती है। ओके। और कैंसिल होने का मतलब ये है कि द पर्सन कैन नॉट प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन, का मतलब उस फील्ड में फिर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि एज इमिग्रेशन कंसल्टेंट उस बॉडी का मेंबर बने रहना जरूरी है। बिल्कुल। और जब मेंबरशिप कैंसिल हुई तो वो प्रोफेशन काम नहीं कर सकते, और विच मीन्स के इट्स बिग लॉस, वो अपना प्रोफेशन लूज कर देंगे, खो देंगे। बिल्कुल सर। तो ये है रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग बॉडीज, और उनके बिहेवियर को, उनके काम की क्वालिटी को कंट्रोल करना। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें बेसिस सबका एक ही है कि जो करप्शन ना होना। जी सर। और बिना करप्शन के ऑनेस्टी, एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, जेन्युइननेस ऑफ द सिस्टम को बना के रखना, साफ सुथरा और क्लीन एनवायरनमेंट रखना, ये कनाडा की जो है बड़ी एक खास पॉलिसी है, खास बात है, जिसपे बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे अगेन शुरू में हमने बात की थी, सारी सोसाइटी का सिस्टम आधारित है। जी सर। और उसी की वजह से, क्लीन एनवायरनमेंट, ऑनेस्टी की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं वहां पर। बिल्कुल सर। Well, sir, that was quite an interesting and very important discussion. And thank you so much, sir, for sharing such valuable insights. क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत appreciable चीज थी कनाडा के लिए। एंड अब तो आई होप इंडिया में भी ऐसी चीजें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एंड वी रियली होप कि इंडिया में भी ऐसी चीजें लागू होंगी। बट थैंक यू सो मच रवि सर, आज अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड टू आवर ऑडियंस, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें पाइन इमिग्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।